नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ हैं, आपको बराबर वाली विंडो में दिख रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अनुपम जी। फिर अनुपम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पॉइंट पर एक बार फिर से। और वीकली राउंड अप में हम लोग हैं कि आखिर क्या क्या हो रहा है और क्या क्या उसके मायने लोगों के लिए हैं। दरअसल धीरेन्द्र जी, बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर मैं कहूं अनुपम जी कि घाव कितने हो सकते हैं, एक एक को कितने घाव लगने चाहिए कि वो थोड़ा सा सुस्ताने लगे या कुछ होने लगे। अब फिर एक घाव हो गया, केरल से आने लगा, ये तो अनएक्सपेक्टेड जगह थी। आपको क्या लगता है कल के जो रिजल्ट रहे उनको देखकर आपको क्या लगा कि लोगों के अंदर क्या भाव, पहला आपके अंदर क्या भाव आया जब आपने देखा? किसके घाव की बात कर रहे हैं आप, पहले बताइए। उस तमाम लॉबी के जिनको, जो ये बताती थी कि केरल में तो कभी ये घुस ही नहीं सकते हैं, ये कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, चूंकि केरल नॉर्थन इंडिया की तरह जातियों में नहीं बटा हुआ है। केरल में चूंकि शिक्षा सबसे ज्यादा है, वो विकास करता हुआ राज्य है, तो वहां ये नहीं आ सकते क्योंकि ये लोग जो अंधभक्त, वैसे सही वक्त इस्तेमाल वो लोग करते हैं कि वो पार्टी यहां नहीं आएगी। जी देखिए, पहली बात तो हम देख लें, जो केरल में निकाय चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस को बड़ी लीड मिली है। मेरे ख्याल से आप तिरुवनंतपुरम की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को बड़ी लीड मिली है और वाम मोर्चा उसमें आपको पीछा जाता हुआ नजर आया है। 3,000 से ज्यादा सीटें मिली हैं कांग्रेस को और 2,500 पे रुक गई है वाम मोर्चा। और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जिसे कह लें, करीब 650 सीट। जी। दूसरी बात ये कि केरल में तमाम लोगों का, आज मैं देख रहा था किसी ने ट्विटर बड़ा अच्छा कमेंट किया है कि तमाम लोगों का मानना है कि शशि थरूर की वजह से भाजपा जीती। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। हकीकत यह कि अगला चुनाव अगर शशि थरूर भाजपा पे नहीं लड़ते हैं तो शशि थरूर हार जाएंगे, विल लूज। तीसरी बात, केरल में पहली बार एक समथिंग यूनिक, कुछ बड़ा यूनिक हो रहा है। वो यूनिक ये है कि वहां पे जो ईसाई हैं, जो कि बड़ी संख्या में है मुसलमानों के बाद, केरल के जो चर्च है उन्होंने लगातार 2 मुद्दों पर मुस्लिम समुदाय का विरोध किया है। एक तो वक्फ के मुद्दे पे, वो कहते हैं हमारी सब जमीन हड़प गए, और दूसरे लव जिहाद के मुद्दे को केरल के चर्च ने बड़ी मजबूती से, वहां के पादरी, वहां के पोप, वहां जो बिशप है, जो कार्डिनल हैं, उन सब ने बड़ी जबरदस्त तरीके से इसको उठाया है। तो ये जो 2 फाड़ हुआ है उसका लाभ कहीं ना कहीं आपको एनडीए को मिलता नजर आ रहा है। आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बड़ी संख्या में ईसाई लोगों को वोट दिया। ईसाई समुदाय से बहुत संख्या में लोगों को वोट दिया गया। हालांकि सबसे दिलचस्प तो वही था जो सोनिया गांधी को एक उन्होंने खड़ा किया। वो बच्ची घूम घूम के कह रही थी मेरा नाम सोनिया गांधी है, भाजपा को वोट दीजिए। वो बड़ा दिलचस्प था। तो तीसरी बात, केरल एक ऐसी जगह है जहां भारत में सबसे ज्यादा आरएसएस के कार्यकर्ताओं का कत्ल हुआ है, भयानक कत्ल हुआ है। ये जो विजयन है, इनके तो आपको याद होगा, एक मंत्री बता रहे थे कि ये तो बताते थे कि किस तरह मार के दफना दो, नमक डाल दो, लाश नहीं मिलेगी। इन्हीं का सहयोगी बता रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी आज वहां जो भी इनरोड बना रही है, और मैं ये बात इसलिए, अभी मैंने आज अपने पॉडकास्ट में घूमता है ना भी यही बात कही, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इधर कुछ दिनों से आरएसएस को बहुत ज्यादा विलेन प्ले किया जा रहा है। ये आरएसएस है जो दशकों की मेहनत है, जो धीरे धीरे रंग ला रही है। वो केरल में भी ला रही है, तमिलनाडु में भी ला रही है, आंध्रा में भी ला रही है, सबसे बड़ी बात नॉर्थ ईस्ट में ला रही है, अरुणाचल में ला रही है, मणिपुर में ला रही है, नागालैंड जैसी जगह जहां पे करीब करीब टोटल क्रिश्चियंस है, वहां पे भी शाखा लगा रही है। केरल में तो मैंने एक पोस्ट किया था, एक वीडियो, मुस्लिम लीग की रैली चल रही थी कि हिंदुओं को काट के उनके मंदिरों में लटका दो। खुलेआम रैली में नारे लग रहे हैं, और वहां पे आरएसएस ना सिर्फ शाखा लगा रही है बल्कि पथ संचालन कर रही है। 1000 शाखा नॉर्थ ईस्ट में लगा रही है। बंगाल में जो आज आप बदला वो माहौल देख रहे हैं, इसमें आरएसएस की बड़ी मेहनत है। 2024 एक पहला ऐसा चुनाव था जिसमें आरएसएस और भाजपा में तालमेल नहीं दिखा और आपको नतीजा नजर आ गया। तो जब केरल में हम भाजपा की बढ़ती हुई क्षमता, अभी ताकत कह सकें हम उसको, वो तो नहीं है, लेकिन जो भाजपा इनरोड बना रही है, जो भारत राष्ट्र, देखिए इन्होंने शुरुआत किया था एके एंटोनी के लड़के से। एके एंटोनी के लड़के को इन्होंने टिकट भी दिया था, सब किया था,
तो वहां से इन्होंने ईसाइयों पर भी एक दांव लगाना शुरू किया था। और जो धीरे धीरे आपको केरल में जगह बनती नजर आ रही है, भाजपा की राजनीति अपनी जगह है, परंतु आरएसएस का दशकों का योगदान हम ना भूलें, दशकों का योगदान हम ना भूलें। देखिए, आज मैंने एक फोटो शेयर की थी अपने, उसमें इतने वहां पे आरएसएस के कार्यकर्ता मारे गए और उनको न्याय तक नहीं मिला। देखिए, लगातार वहां पे आरएसएस वाले मारे जाते। तो मैं चूंकि केरल बहुत घूमा हूं और मैंने देखा कि आरएसएस वहां क्या काम कर रही है, और मैंने ये भी देखा कि कितने खतरे में जी रहे। ईसाई समुदाय डेफिनेटली नाराज है। आपको याद होगा वो एक ईसाई प्रोफेसर था जिसका हाथ काट लिया था उन्होंने, क्योंकि उसने कुछ मोहम्मद को लेके कुछ कह दिया था, प्रॉफिट मोहम्मद को लेके कुछ कहा। तो डेफिनेटली केरल में एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट होता नजर आ रहा है। और वैसे भी इस चुनाव में कुछ हो ना हो, आरएसएस की प्लानिंग मैंने देखी, 30 साल और 35 साल की प्लानिंग करके चलते हैं, तो उनकी दशकों की मेहनत वहां पे रंग लाती नजर आ रही धीरे धीरे। आप जिस प्रोफेसर का जिक्र कर रहे थे उसकी ए थाउजेंड कट बहुत ही प्यारी मतलब किताब आई है, 2024 में ही आई है मेरे पीछे, मतलब अब उठूंगा तो दिखेगा ही। टीजे विजय जोसेफ, उनका हाथ काट लिया गया था क्योंकि न्यूमैन कॉलेज में थे, वो एक पेपर सेट किया था, उसको उन्होंने चेक। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि एक माइंड सेट, एक फिल्म आई, फिल्म के साथ देखा, फिल्म में जिस तरह से धुरंधर हम लोग देख रहे थे, क्योंकि केरल की जीत तो अभी आगे असर होगा उसका, ये तो विधानसभा चुनाव, क्योंकि पिछली बार बड़ा दिलचस्प हुआ था, पिछली चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने इसी तरह जीत हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसका सफाया कर दिया था लेफ्ट ने। तो वो तो देखेंगे इस बार क्या होता है। लेकिन जो फिल्म को लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की, आप तो फिल्म के बहुत ही, मैं कहूंगा कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक एक चीजों का, फिल्मों का देखते हैं। तो आप धुरंधर को लेके, आपने देख ली होगी मुझे लगता है, अगर वो नहीं, तो आज मेरे शो पे मुझे तमाम लोगों ने ताना दिया कि आपने अब तक धुरंधर नहीं देखी है। मैं देख नहीं पाया, मैं देखता हूँ, अगले हफ्ते देखता हूँ। अच्छा ठीक है। तो लेकिन फिल्म को लेके चलिए, तो फिर फिल्म पे तो आपने नहीं देखा है, लेकिन आप फिल्मों को लेकर इतना ज्यादा करते हैं, तो इसलिए मुझे लगा दर्शकों के ताने सही होंगे, क्योंकि वो नहीं आपके नहीं, साथ। मैं धुरंधर को लेके एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं बहुत लंबे समय से, मुझसे लोग, हमारे व्यूअर्स कहते थे, हमारे, जब मैं लिखता था तो हमारे पाठक कहते थे कि साहब बॉलीवुड का बहिष्कार होना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, भारत में किसी चीज का हम बहिष्कार नहीं करेंगे। हम किसी चीज को वामपंथियों के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम किसी चीज को किसी और समुदाय के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम सब पे कब्जा करेंगे। और हम, मैं बॉलीवुड का क्या है यार, जहां पैसे मिलेंगे वहां लोग जाएंगे। देखिए, धुरंधर में बड़ी चीज क्या, अभी तक जो फिल्में बन रही थी, जो राष्ट्रवादी फिल्में बन रही थी, या जो लेफ्ट लिबरल डिस्कोर्स और नैरेटिव से हट के फिल्में बन रही थी, उसमें फ्रिंज के कलाकार आ रहे थे। अब ये मेन स्ट्रीमिंग हो गई। जो मेन कलाकार हैं, जो जो बॉलीवुड के सच में बड़े कलाकार हैं, वो इसमें आ रहे हैं। तो आप अब देखिए, वो रणबीर कपूर जैसा बंदा, वो राम की एक्टिंग कर रहा है, वो राम का रोल अदा कर रहा है। हालांकि मैं उससे बहुत संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन ये दिखाता है कि भाई बॉलीवुड के क्या है। भाई अमिताभ बच्चन यहाँ पे आए थे तो कहते थे जब चुनाव लड़ने की, साहब हम तो भाड़ हैं, तो मैं इनको भाड़ ज्यादा कुछ नहीं मानता, लेकिन छोड़ूंगा मैं बॉलीवुड भी नहीं, इस पे भी कब्जा करूंगा। और देखिए देखिए, धीरे देखते देखते हमारे बॉलीवुड का एकदम चाल चलन बदलता वो आपको नजर आ रहा है। लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने से लेकर ये क्या नाम है, धुरंधर तक। और आप देखिए कि वो तरुण खेत्रपाल पे जो फिल्म बन रही 21, 1971 के जो हमारे परमवीर चक्र विजेता है, उन पे फिल्म बन रही। बताइए, 71 के युद्ध की फिल्म अब बन रही। अब तक किसी को ख्याल नहीं आया कि उस 21 साल के लड़के ने अपनी जान गंवा दी थी। तो अब फिल्में बन रही हैं, बॉलीवुड भी हमारा पलट रहा है। और अब मैं बार बार कह रहा हूं कि साहब, अब सरकार भी हमारी होगी और सिस्टम भी हमारा होगा। और इसमें जस्टिस, बड़े दिन बाद बड़ी मेहनत रंग लाई हो। जस्टिस सूर्यकांत के कुछ बयानों को सुन के मैं कह रहा हूं, साहब सरकार भी हमारी होगी और सिस्टम भी हमारा होगा। एक बड़ी चीज ये है कि ये जो आप उन सबको, वो जो हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, वो तो दिखते ही हैं। लेकिन ये जो नए नए किस्म के लोगों को लगता है कि साहब अब जो है पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान के खिलाफ बैसिंग हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का शब्द है,
ये ऊर्जा कहां से आती है, ये कहने की ताकत कहां से? या तो वो टूट गए पूरी तरह इसलिए बिल्कुल एक्सपोज होना चाहते हैं, या आपको लगता है कि उनको मालूम है कि आज भी उनके पास इतने बड़े लोग मौजूद हैं जो उनके साथ खड़े होंगे, ये कहेंगे कि साहब पाकिस्तान को क्यों गालियां दे रहे, किसी देश के खिलाफ का गालियां दे, ये क्या? देखिए, जो इकोसिस्टम है, बहुत जैसे बड़ी छोटी छोटी घटनाओं से पता चलता है इकोसिस्टम है क्या। आज मैंने राजदीप सरदेसाई का एक पुराना वीडियो शेयर किया है। सब लोग कहते हैं कि उसमें वो कह रहे हैं कि हम तो गिद्ध हैं, हम तो इन खबरों पे ही पनपते हैं, 2001 के पार्लियामेंट हमले की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं सिर्फ गिद्ध वाली बात पे ध्यान मत दो, उनका पूरा बयान सुनो। वो कह रहे हैं जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था तो हम संसद के परिसर में पार्क में बैठ के शराब पी रहे थे और मुर्गे खा रहे थे। ये क्या है? ये इतना प्रिविलेज्ड लोग रहे हैं, संसद के पार्क में बैठकर आप शराब पी रहे थे और मुर्गा खा रहे थे, या क्या आप कबाब खा रहे थे? कबाब किसका बनता है? मुर्गे का बनता है, बकरे का बनता है, मुझे नहीं मालूम। तो कबाब खा रहे थे और शराब, वाइन लेके आया था कोई आदमी विदेशी, वो पी रहे थे। जब हमला हुआ तो इन्होंने कहा सबसे पहले हमने संसद के मेन गेट को बंद कर दिया कि कोई और चैनल ना आ पाए। आपने ये नहीं सोचा कि मदद कहां से आएगी, बाहर से मदद कैसे आएगी? हम तो बाहर ही। हाँ, अब आप सोचिए, ये प्रिविलेज है इन लोगों का। आपको याद होगा कि जब नरसिम्हा राव को भी देखा है, मनमोहन सिंह को भी देखा है, अटल बिहारी को भी देखा है, कैसे उनके हवाई जहाज में लद के सैकड़ों पत्रकार जाते थे, अब वहां जाकर इनको 5 स्टार होटल्स में रुकाया जाता था, इनको डेली खर्च के पैसे दिए जाते थे, विदेशी शराबों के क्रेट लेकर लौटते थे। वो सब बंद कर दिया मोदी ने। उन्होंने कहा कि चाहे दूरदर्शन को ले जाऊंगा, ऑल इंडिया रेडियो को ले जाऊंगा, और किसी को नहीं ले जाऊंगा। तो इनका प्रिविलेज बहुत लूज हुआ है। बरखा दत्त चलती तो उनके आगे पीछे नेवी सील्स चलते थे। तो वो सब चीजें हो गई खत्म। वो जब अभी जैसे एक बड़े पत्रकार है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, अरे क्या बोलते रहते हो यार तुम योगी को लेकर, उठपटांग। बोले मुलायम सिंह थे तो मेरा हाथ पकड़ के हेलीकॉप्टर बैठा लेते थे, योगी बात नहीं करता। तो अब जहां पे क्राइटेरिया ये हो जाए उसको क्या ही किया जाए। तो ये जो अभी जिस इकोसिस्टम की बात हो रही है, ये साल में 2 बार पाकिस्तान जाता था, लाहौर जाता था, कराची जाता था, मुशायरों में जाता था, महफिलों में जाता था, कॉन्फ्रेंसेस में जाता था। इतना ही नहीं, लंदन और अमेरिका में भी पाकिस्तानी जो समुदाय है वो इनको बैठा के इनको स्वागत करता था। सब खत्म हो गया। मतलब कहते ना कि वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ते उड़ाते थे। तो अब वो उनकी जो कुंठा है, वो जो उनकी परेशानी है, वो सामने आ रही है। अच्छा, कल आप देख रहा था इकोसिस्टम को लेकर जिस तरह से हम लोगों ने, अभी आप तमिलनाडु के उस फैसले को सुन रहे हैं जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, दीपम होना चाहिए, दीप स्तंभ कार्तिकेय दीपम जो है वो बनना चाहिए। सरकार ने इतना मतलब बेशर्मी, मुझे, मैं भी इतने सालों से कवर कर रहा हूं, आप तो मुझसे भी पुराने समय से कवर कर रहे हैं। आप देखिए कि एक हाई कोर्ट सरकार को ऑर्डर देता है, सरकार उसके खिलाफ डीबी के पास जाती है, उससे पहले उस न्यायाधीश की जाति को लेकर गालियां दी जाती हैं, डीबी में चर्चा होती है, डीबी में वो सरकार को कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं हमको भी गुस्सा आ सकता है, हम लोग नहीं, इसके बावजूद वो ऑर्डर बना रहता है, इसके बावजूद सरकार विरोध करती है, नहीं जलाने देती, फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाती है, चलिए सुप्रीम कोर्ट में सर, और इसके बाद वो संसद में महाभियोग भी दे देती है। तो ये जो टेंडेंसी है कि किसी भी कीमत पर सनातन को वहां पनपने नहीं देना है, उनके साथ जो भी कर सकते हैं वो कर दें, क्योंकि उसमें उनको कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हिंदू वोट बैंक नहीं है। आपको लगता है ये प्रवृत्ति इसी वजह से है या कोई और कारण भी है कि उनको लगता है कि नहीं और फायदा मिल रहा है, सिर्फ 6% मुस्लिम वोट ही उस पूरी जीत को स्टीर कर सकते हैं? ये कैसे रहा? एक राजनीति की बेसिक बात हम अपने व्यूअर्स को बता दें, आपको क्या समझाऊं, आपको तो आता ही है। अगर हिंदू वोट बैंक नहीं होता तो हिंदुओं पर अटैक नहीं हो रहा। यदि हिंदू वोट बैंक उभर के नहीं आ रहा होता तो सनातन को कोड़, मलेरिया, डेंगू नहीं कहा जा रहा।
आप अटैक उसी पे करते हैं राजनीति में जिससे आप डरते हैं। एकदम से ये स्टालिन की अपनी तबीयत बहुत अच्छी रहती नहीं, वो चाह रहे हैं कि ये चुनाव जीत जाए तब उदयनिधि को बना दें मुख्यमंत्री, तीसरी पुष्ट। अब उनको इस समय लग रहा है डर, और इसके चलते पहले उदयनिधि स्टालिन कितना मुखर होकर सनातन को अंड बंड कहते रहे, आपने देखा, और बात यहां तक चली आई कि एक ऐसा मंदिर जो इस्लाम के आने के पहले बना था, उस पे साल में एक बार दिया जलाने के लिए तुमने लाठीचार्ज करा दिया हिंदुओं का, हाई कोर्ट के आदेश नहीं माना, जज को गाली दिया, महाअभियोग ले आए, वो भी तब जब तुम्हारी अपनी सरकार टूरिज्म मिनिस्ट्री कहती कि सिकंदर की दरगाह वहां नहीं, वहां से कई किलोमीटर दूर है। वो भी तब जबकि प्रिवी काउंसिल से फैसला आ चुका है कि पूरी पहाड़ी हिंदुओं की, स्वतंत्रता के पहले। अब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, भाई आपने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ कहा महाभियोग ले आएंगे, पर जस्टिस स्वामीनाथन के जजमेंट को तो डिवीजन बेंच के 2 जजों ने अप्रूव किया, और बड़ी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट भी अप्रूव कर दे। मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट इसमें रोक लगाएगा। तो भैया मानी सुप्रीम कोर्ट में 2 या 3 जज बैठे हुए हैं, 2 जज वहां बैठे हैं, महाअभियोग केवल स्वामीनाथन खिलाफ क्यों, बाकी 2 जजों के खिलाफ क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ क्यों नहीं आएगा? वाई? ये प्रश्न मेरा आपसे पुनीत साहब। मुझे लगता है कि वो शुरुआत में टारगेट करना चाह रहे हैं स्वामीनाथन, जीआर स्वामीनाथन को, उनकी जाति की वजह से। सबसे पहले तो उनका कारण ये है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो वो जब तक जाएंगे, क्योंकि इनिशिएशन स्वामी जीआर स्वामीनाथन ने अपने फैसले में बाकायदा ये कहा है कि सरकार का ये पैटर्न दिखाई देता है, और उन्होंने कई सारे कारण भी गिनाए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद एक बड़ा कारण ये हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको खुद से बताएं, क्योंकि आपने उसको स्टडी करके आप ये पूछ रहे हैं सवाल, तो मैं चाहता हूं आप ही दर्शकों के सामने तिलिस्म का दरवाजा खोलें। देखिए बात वही है जो आप कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि 1920 के आसपास से शुरू किया था, 1920 के आसपास से पेरियार ने शुरू किया था ये काम। हिंदू धर्म पे, सनातन पे हमला करना है तो ब्राह्मणों पे हमला करो, ब्राह्मणों पर हमला करो जी। इसके पहले ये मुगल करते आए हैं, टीपू सुल्तान करता आया है, ब्रिटिशर्स करते आए हैं, ये वही है, उसी कंटिन्यू। डीएमके की पूरी राजनीति ब्राह्मण विरोध पर टिकी है। आपने देखा तमाम तमिल ब्राह्मणों ने छोड़ दिया तमिलनाडु, चले गए सब। करुणानिधि मंच पर एक बच्चे को पंडित बना के, ब्राह्मण बना के बुलाते तो उसका जनेऊ काटते थे अपने हाथ से, आपको याद होंगे वो फोटो वीडियो। तो सारा खेल बस यही है, अगर आपको सनातन पे विरोध का, अच्छा क्योंकि ब्राह्मण मंदिर चला रहा है, ब्राह्मण धर्म चला रहा है। अरे भैया एक बात सोचे पुनीत साहब, आज से आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपकी भी इतना लंबा तजुर्बा हो गया, कितने ब्राह्मणों को आप जानते हैं जो मंदिर में काम कर रहे हैं? ब्राह्मण पॉपुलेशन का 1% भी नहीं होगा। कितनों को आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, आप बताएं। अपने गांव के मंदिर वाले को जानते होंगे, अपने पड़ोस के मंदिर वाले को, कितने आप हजारों ब्राह्मणों को जानते होंगे, उनमें से कितने मंदिर में घंटा बजा रहे हैं? 1 या 2 से ज्यादा नहीं। जो आपने नाम लिए वो भी इसलिए क्योंकि अगर वहां मंदिर में जा रहे तो उनको देख लिया, वैसे कोई नहीं ना। लेकिन उसके बाद भी उस पर प्रहार, क्योंकि ब्राह्मण बहाना है, सनातन निशाना है। टीपू सुल्तान जब अपनी चिट्ठियों में लिखता है कि आज मैंने इतने ब्राह्मण लड़कों का गला काट दिया, आज इतनी ब्राह्मण लड़कियों को मैंने किडनैप किया, तो हिंदू नहीं लिखता है। अभी मैं इनको सुन रहा था, अरुंधति रॉय को, वो कह रही थी, चूंकि आज ही के दिन संसद पर हमला हुआ था, तो कह रही थी कि अफजल गुरु के बारे में बता रही थी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। तो उनका कहना था कि आतंकवाद नाम की कोई चीज ही नहीं होती। मैंने उनका वीडियो शेयर किया, वो कई मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है, वो भी केवल सवर्णों द्वारा। शी सेज अपर क्लास हिंदूज, अपर कास्ट हिंदूज, और उसमें भी अधिकतर ब्राह्मणों द्वारा। तो फिर कह रहा हूं, ब्राह्मण बहाना है, सनातन निशाना है। स्वामीनाथन ब्राह्मण थे, उनके खिलाफ कर दिया। 2 जज और जिन्होंने जजमेंट दिया वो ब्राह्मण नहीं थे, उनके खिलाफ नहीं किया। उनकी जाति को क्या जवाब दोगे तुम तमिलनाडु चुनाव में? और राजनीति वही चल रही है, पेरियार वाली अभी तक। वो पेरियार
जो तमिलनाडु में रह के तमिल को गाली देता था, तमिल को जाहिलों की भाषा कहता था, जो आंध्र प्रदेश से आया था, जो खुद तमिल ही नहीं था। स्टालिन डरे हुए, ममता डरी हुई, अखिलेश यादव डरे हुए हैं, तेजस्वी डरे हुए थे, क्योंकि जब आदमी डरता है तो बहुत उग्र स्वरूप लेता है। तेजस्वी यादव कैसे कहते थे, कोई अमित शाह मोदी नहीं बचा पाएंगे, खैनी की तरह चबा के थूक देंगे, औकात में रहना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्या हुआ? और मेरा मानना है जो डर गया वो मर गया, राजनीतिक रूप से। हाँ, राजनीतिक रूप से ही होगा। अच्छा, ये जो आप चूंकि ले ही आए वहां तक बातचीत, अभी बहुत दिनों बाद हम लोगों ने, वैसे तो आप भी देखते हैं 2002 का वो जब मुलायम सिंह यादव उस समय, मतलब राजनाथ सिंह थे, राजनाथ सिंह के बाद फिर वो मायावती, फिर वो सारे झगड़े, उसके बाद भी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वो महिलाओं पर बात इतनी बड़े तरीके से कह रहे हैं अखिलेश। वो ये नहीं कह रहे मैं चारद्वारी बनाऊंगा, ये बेचारे जिनके घर टूट गए हैं, जिनके घर ढाए गए हैं, मैंने एक भी भाषण नहीं सुना कि जिनके घर बाबा ने बुलडोजर से ढाए हैं मैं उनका घर बनवाऊंगा, कसारी मसारी में वापस खड़ा कर दूंगा अतीक अहमद को, उसके कुत्ते ढूंढ लाऊंगा जहां वो खो गए होंगे, वो सब। वो कह रहे हैं कि मैं महिलाओं को, जो मैंने 500 रुपए कहा था लोकसभा में, 1,000 कर दिया था, उनको वो 36,000 बैठते हैं और 4,000 में ब्याज दूंगा, तो 40,000 रुपया हर महिला को दूंगा। ये राजनीति, ये टेक्टोनिक शिफ्ट है, ये कोई कम बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि वो उन मासूम बिचारों को नहीं रिहा कराएंगे, वो शमशान की चारदीवारी, कब्रिस्तान की चारदीवारी नहीं बनाएंगे, लेकिन वो ये काम करेंगे महिलाओं वाला। ये क्या राजनीतिक शिफ्ट है, या वो सोच रहे हैं कि भाई महिला शक्ति जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो सबसे ताकत वही है, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की लॉ एंड ऑर्डर पर अगर कोई सबसे ज्यादा वोट थोक में जाके देता है, बुरके के अंदर जाके भी वोट दे देता है, चुपचाप कमल छाप, वो उसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या आपको कुछ और लग रहा है? ये भी बदलाव लग रहा है जो आपने कहा कि जैसे आपने बॉलीवुड कब्जा लिया, आपको लगता है राजनीतिक स्पेस भी कब्जा रहे आप? देखिए, 5 पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं तत्काल, मैं उन 5 पॉइंट्स में इसका जवाब देता हूं। पहली बात, उन्होंने अपनी बात खुद ही कह दी। उन्होंने कह दिया जब 10,000 दे के बिहार जीता जा सकता है, हम तो 40,000 देंगे। एक ही सांस पे कह दिया। खुद ही कहा। ऐसा बयान मैंने कभी सुना नहीं। उन्होंने कहा अगर 10,000 देकर बिहार जीता जा सकता है तो हम उत्तर प्रदेश 40,000 में क्यों नहीं जीत सकते? अब बताइए, मतलब इतनी वोटर्स के लिए इतनी शर्मनाक बात दूसरी हो नहीं सकती। दूसरे, आपने कहा कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि योगी ने जो गिराए हम बना देंगे। आपको याद होगा राहुल गांधी से एक सवाल किया था किसी महिला ने, कहा था कि आप कहते हैं कि मोदी सरकार पब्लिक सेक्टर को बेच रही है, उसको प्राइवेटाइज कर रही है, तो अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या आप वापस उनको पब्लिक सेक्टर बना देंगे? उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं कर सकता, दैट आई कैन नॉट। तो ये तो संभव नहीं है। तीसरी बात, अखिलेश यादव को आने वाले चुनाव में इस बात के लिए बड़ा गंभीर रूप से जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने जस्टिस स्वामीनाथन के दिया जलाने वाले जजमेंट के खिलाफ जाकर उन पर महाभियोग चलाने के लिए खुद और अपनी पार्टी के सभी सांसदों, अपनी पत्नी का दस्तखत कराया। ये बड़ा इशू बनेगा, आपको बता रहा हूं। अभी योगी चुप हैं, अब बताएंगे। योगी कह रही है तो वो है कि मंदिर में दिया जलाने वालों को कहते हैं इम्पीच कर दो। याद रखिए, जब जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ मामला आया था, कपिल सिब्बल लाए थे, जस्टिस शेखर यादव हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने कठमुल्लापन एक वर्ड बोला था, वो अभी भी पेंडिंग है महाभियोग, तो उसमें अखिलेश ने ध्यासाथ नहीं दिया था, क्योंकि जस्टिस शेखर यादव थे। जस्टिस स्वामीनाथन में वो आ गए। लेकिन आपने सनातन विरोधी इतना बड़ा कदम उठाया है, अरे बता, मैं तो देख के दंग हूं, उद्धव ठाकरे ने भी किया है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अभी तो अखिलेश यादव को इसका भी जवाब देना होगा। दूसरी बात, एसआईआर में जिस तरह जो नतीजा सामने आ रहा है वो बंगाल की तरह नहीं है, वो बिहार की तरह उतना नहीं है, अभी काफी कुछ इसमें काम बाकी है। मेरी अधिकारियों से बात हुई है,
लेकिन बड़ा जबरदस्त नतीजा यहां भी आ रहा है। अखिलेश यादव ने अभी से हल्ला मचाना शुरू कर दिया है कि 3 करोड़ वोट कट रहे हैं, 3 करोड़ वोट कट रहे हैं। और फाइनली पंकज चौधरी की जो ताजपोशी हुई है, अब मेरा सवाल वही था, आप पहले से ही पढ़ रहे हैं। पंकज चौधरी 7 बार के महाराजगंज से सांसद है, गोरखपुर मंडल है, 7 बार के सांसद हैं। वो बंदा 23-24 साल की उम्र से भाजपा में है, उस जमाने से भाजपा में है जब भाजपा में 2 सांसद हुआ करते, लेकिन पूर्वांचल कुर्मी बाहुल्य है। और पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को 2022 और 2024 दोनों में झटका लगा, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने वोट 4.25 लाख से लीड घट के 1.5 लाख पे आ गई। और जब अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, तो जब वो पिछड़ों की बात करते हैं, तो पिछड़ों में 2 ही जातियां सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से एक्टिव है उत्तर प्रदेश में और बिहार में, एक यादव और एक कुर्मी। तो यादव वोट तो उनका गारंटीड है। कुर्मियों की बड़ी स्ट्रैटेजिक वोटिंग हुई है, उन्होंने सब पार्टियों में अपने नेता जिताए हैं। तो कुर्मियों की मदद से उन्होंने पूर्वांचल जीता है। पूर्वांचल के जिलों में कुर्मी समुदाय का बहुत अच्छा होल्ड है, बड़ी अच्छी संख्या है। तो पंकज चौधरी के उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनना अब करीब तय है, और ये बात अखिलेश यादव को बहुत परेशान है। इस बार 24 का जो गणित था वो अखिलेश यादव को नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने कहा कि फैसला तो हो चुका, लोकसभा में जो जीतता है वो विधानसभा में जीतता है। तो मैं तो 24 का गणित बता रहा हूं आपको कि मैं तो जीत चुके, हम लोगों को तो चूंकि सरकार बनानी है, बस उस दिन चुनाव आयोग को सिर्फ लेटर देने उनको कि ये तो मुख्यमंत्री हैं, वो तो ये कह रहे थे, तो वो क्यों तेजस्वी डरेंगे? यादव ने भी अपनी शपथ ग्रहण का दिन तय कर दिया था और टाइम भी, याद है आपको? 19 तारीख को शपथ ग्रहण करना था उनको। हाँ। देखिए, अखिलेश यादव को एक मोटा मोटा समझ लीजिए, नहीं राजनीति अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बिहार में तेजस्वी के हारने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जाति और समाज के हिसाब से एक बहुत बड़ा गठजोड़ तैयार कर लिया था, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में अखिलेश यादव के साथ जाटों के नेता जयंत चौधरी थे, आज वो भाजपा में, एनडीए में। सुभाषपा ये राजभरों के नेता ओम प्रकाश राजभर थे, अब वो एनडीए में है। दारा सिंह चौहान एक और ओबीसी नेता, वो अखिलेश के साथ थे, अब वो एनडीए में है। संजय निषाद वो अखिलेश के साथ थे, अब वो एनडीए में है। आप देखिए ना, आप जब इतने लोग लेकर, अच्छा रुकिए, पल्लवी पटेल, हाँ, कुर्मी समुदाय की, वो उन्हीं के टिकट पे लड़ी थी, उनसे अखिलेश की बातचीत नहीं है, वो अखिलेश के खिलाफ बयान देती है। वो भाजपा के साथ आए ना आए, अखिलेश के खिलाफ लड़ती नजर आएंगी। ओवैसी तो कुल मिलाकर, जब एक सिंपल सी बात है ना, अगर 10 आदमी मिलकर नहीं जीत पाए तो 2 आदमी कैसे जीतोगे? दैट वे अखिलेश यादव एक सामाजिक कोलिशन केवल मुंह से कहने से पीडीए नहीं हो जाता ना, जमीन पर स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको आपने नाराज कर दिया, वो आपको अलग गाली दे रहे हैं, पल्लवी पटेल अलग गाली दे रही हैं, ओवैसी अलग ताल ठोक रहा है अभी से। और ओवैसी उत्तर प्रदेश में भी वही करेंगे जो उन्होंने बिहार में किया, हमको ले लीजिए, हमको ले लीजिए, हमको ले लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ लड़ेंगे। ना उनको लालू ने लिया, ना उनको अखिलेश लेंगे, ना तेजस्वी ने लिया, ना अखिलेश लेंगे, क्योंकि मुस्लिम वोटों की बागडोर एक बार अगर इन्होंने तेजस्वी के हाथ में दे दी तो आप तो लुट पिट गए साहब। ये किसी हालत में उनसे समझौता नहीं करेंगे। तो अभी से ही नजर आ रहा है, अभी से ही नजर आ रहा है। और एक आखिरी 2022 में उन्होंने नारा दिया था, आ रहे हैं अखिलेश, तभी मैंने कहा था कि ये नारा नहीं धमकी लग रहा है। और आज फिर उन्होंने अपने कार्यालय पे एक बड़ा बैनर लगाया कि अखिलेश यादव आ रहे हैं। अच्छा, फिर लगा दिया, आज ही लगाया है, पंकज चौधरी के जवाब। एक आखिरी सवाल के तौर पर, चूंकि आज बहुत सारे हम लोग वीकली राउंड अप में थे, बंगाल में क्या लग रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी लगातार इस तरह के कदम उठा रही हैं, धमकियां दे रही हैं,
और अब तो वो इस पर आ गई कि मैंने एसआईआर फॉर्म ही नहीं भरा। बीजेपी वालों ने कहा साहब इन्होंने आखिरी मोमेंट में भर दिया, लेकिन वो अभी भी कह रही कि साहब मैंने तो भरा नहीं जब तक आखिरी आदमी का नहीं भरा जाता। वो इस तरह के गिमिक्स से ये, जबकि वहां वोट जो है बहुत सारा कट रहा है, अभी और बढ़ गया है, जो जितना दिख रहा था उससे ज्यादा बहुत सारे लाखों लोगों के वोट में माँ बाप का नाम ही एक ही है। बहुत सारे 90 या कितने 9 लाख लोग ऐसे थे जो 40 साल की उम्र में दादा बन चुके हैं। ऐसे वो पूरी 12 साल लाइफ की उम्र में बाप बन चुके हैं। 12 साल की उम्र में बाप बन चुके। तो ये जो सारा कुछ कट जाएगा, तो आपको ये जो समीकरण है इसमें बदलता दिख रहा है, या ममता बनर्जी राष्ट्रपति शासन लगवा के ही चुनाव कराना चाहती है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ममता के हाथ में नहीं है। ममता या एसआईआर कराएंगे या राष्ट्रपति शासन में होगा। एसआईआर रुकेगा तो है ही नहीं। और ये बात मैंने आपसे कही, 1000 बार कही, हर चैनल पे हुआ। पहली बार नंदीग्राम से हार गई थी, भवानीपुर से जीती, आके 46,000 वोट से जीती, 44,000 वोट कट गया वहां। 46,000 से जीती, 44,000 बढ़ गया। 7.5 लाख वोट से अभिषेक बनर्जी जहां पे जीते 24 परगना में, वहां पे 11 लाख वोट कट गया। देखें, 84 लाख वोट चुनाव आयोग सम्मन जारी कर रहा है। जरा वो देखें भाई, कौन 12 साल में बाप बना, कौन 35 साल में दादा बना, कौन ऐसा आदमी जिसके माँ बाप का नाम एक ही है, कौन ऐसा आदमी है जो 55 साल में बच्चे पैदा कर रहा है, कौन ऐसा आदमी जिसके 12 बच्चे हैं, तो सबको सम्मन इशू कर रहा है। तो आप देखें ना, फिर वो तमाम मुर्दे जो वोट दे रहे थे, मृतक, उनको भगवान की दया से इस बार स्वर्ग मिल गया है। उनको वोट देने का मौका नहीं मिल रहा है। आप देखिए, तो ममता इज इन ट्रबल, ममता इज इन ग्रेट ट्रबल। रही बात की क्या करेंगी, एसआईआर नहीं भरेंगी तो चुनाव कैसे लड़ेंगी? चुनाव लड़ने की पहली शर्त है कि तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो अपने चेले चपाटियों को तुमने कह दिया मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, वो भी खुश हो गए, ममता दीदी नहीं भरेंगे, हम भी नहीं भरेंगे, तुमने भर दिया आखिरी मोमेंट पे। तुम्हें तो भरना ही भरना है यार, तुम चुनाव कैसे लड़ोगी? तुम्हारा संविधान तुम ही बदल दोगी कि तुम भी तेजस्वी यादव की तरह थे कि पार्लियामेंट के पास हुआ वक्फ बोर्ड का बिल मैं बिहार विधानसभा में खारिज कर दूंगा। हाँ, खारिज कर दूंगा। हाँ, तो संविधान तो बदल नहीं दोगी। तो अब ये दिक्कत पे है। रही बात करेंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे, मैं CAA नहीं लागू होने दूंगी, रोक लिया क्या? मैं वक्फ बोर्ड का वक्फ एक्ट नहीं लागू करेंगी, खुद ही लागू किया। मैं एसआईआर नहीं होने दूंगी, मेरा गला काट दिया जाए, मुझे गोली मार दिया जाए, मुझे फांसी चढ़ा दिया जाए, वो भी हुआ। तो ममता बनर्जी की जुबान पर सरस्वती है इस समय, जो जो कह रही है सब उल्टा हो रहा है, इसको आप समझिए। तो और अब वो कह रही मैं भाजपा को जीतने नहीं दूंगी, अब आप स्वयं समझिए। हाँ, मैं यही कह रहा था कि वो कह रही है कि मैं पहले से ज्यादा से जीतूंगी। ठीक है, अनुपम जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि हम लोगों ने वीकली राउंड अप पूरा किया, कुछ और बातें होंगी हम और देखेंगे, लेकिन आज आप जुड़े, आपने अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पॉइंट के दर्शकों की ओर से भी और मेरी ओर से भी। उम्मीद है हम अगली बार और चर्चा करेंगे। दर्शकों, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और घूमता आईना पे रोज जाकर कम से कम उनकी जो चुटीली बातें हैं और उनका गहरा अंदाज अगर नहीं देखते हैं तो जाकर देखिए। अभी आज के लिए मैं भी दर्शकों को बता दूं कि मैं पुनीत साहब के साथ तब से जुड़ रहा हूं जब ये न्यूज नेशन में हेड हुआ करते थे। उसके बाद न्यूज नेशन में ही इन्होंने अपना एक अलग प्रोग्राम शुरू किया था, क्या नाम था उसका? धीरेन्द्र पुंडीर, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र, सीधी लकीर, उस पे भी मैं जोड़ता था और अब इस पे भी जोड़ रहा हूं। तो पुनीत साहब के साथ और मेरे साथ पुनीत साहब को आप देखते रहेंगे। जी, धन्यवाद सर, शुभ रात्रि।